कमेंट करके बताना भाई लाइव हो गया क्या। चलो जी, सबसे पहले प्रमोशन। जैसा कि आप लोगों को पता है, अन अकेडमी पे पढ़ाता हूं मैं। जैसे आप और कहीं कोई शॉपिंग करते हो, स्विगी पे, जोमेटो पे, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, तो वहां पे पेमेंट से जस्ट पहले एक ऑप्शन आता है अप्लाई कूपन कोड। तो ये भी वैसा ही है, ये भी एक डिस्काउंट कोड ही है। AVS10 डिस्काउंट कोड लगाना है आपको सब्सक्रिप्शन लेने से पहले, मतलब फीस पे करने से पहले आपको ये वाला कोड लगाना है। इसको लगाने से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और मेरा ये बेनिफिट होगा कि आप मेरे सब्सक्रिप्शन कहलाओगे, मतलब मेरे थ्रू यहाँ पे आए हो आप, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, इस AVS10 कोड का मतलब ये नहीं होता, मान लो जैसे मैंने लिंक शेयर किया था अभी मेरे बैच का, आपने उसको क्लिक किया तो वहां पे आ गया गेट सब्सक्रिप्शन नीचे लिखा हुआ। ये जो फीस आप पे करते हो सब्सक्रिप्शन की, ये पर्टिकुलर उस बैच की फीस नहीं है। ना ही ऐसा है कि AVS10 कोड लगाएगा तो अमन सर की बैचेस देख पाओगे, अमन सर की वीडियोस देख पाओगे, ऐसा नहीं है। अन अकेडमी पे है सब्सक्रिप्शन मॉडल, यानी आपने एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया, फिर चाहे आपने छोटे से छोटा सब्सक्रिप्शन 1 महीने का लिया हो, चाहे आपने 2 साल का सब्सक्रिप्शन लिया हो, जितने पीरियड का आपने सब्सक्रिप्शन लिया है उतने समय के लिए अन अकेडमी का डेटा आपके लिए अनलॉक हो गया। चाहे कितने ही मैथ्स के एजुकेटर हो, रीजनिंग के एजुकेटर हो, GS के एजुकेटर हो, उनके कितने ही बैचेस आते रहे। अब जैसे ये ऑल स्टार्स नाम से बैच है, इसमें इंग्लिश मैं पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स अभिनय सर पढ़ा रहे हैं, सुमित गोयल रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, और वरुण अवस्थी सर इसके अंदर GS पढ़ा रहे हैं। तो जितने जितने बैचेस आते रहे, जितने एजुकेटर हैं, किसी के लिए भी दोबारा फीस पे नहीं करनी। CET का बैच हो, CHSL का बैच हो, कोई भी बैच आता रहे, दोबारा दोबारा फीस पे नहीं करनी है आपने, एक बार फीस पे कर दी, दैट्स इट। ये हर संडे को एक टेस्ट होता है, जो विनर्स होते हैं उनको फ्री सब्सक्रिप्शन मिलते हैं। ये कोड आप अनलॉक कर सकते हो, फ्री होता है, फ्री की चीज में अनलॉक करने के लिए कोड मांगे तो ये लगवा सकते हो। और अगर किसी को ऐसा लगता है सर मेरा SSC वाला तो कोई दोस्त है नहीं, लेकिन मैं आपके कोड को रिकमेंड करना चाहता हूं, तो यही कोड UPSC में, नीट में, बैंक में, सब में काम करेगा। ये सब में काम करेगा डिस्काउंट के लिए कोड। AVS10 मेरा डिस्काउंट कोड है, ये कोड लगा के आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अब मैं आपको अपने बैचेस का बता देता हूं जल्दी से, और फिर अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज से एक नया बैच शुरू हो रहा है भाई, आज 8 बजे से नया बैच शुरू हो रहा है वोकैब का। अन अकेडमी प्लस पे ये बैच है, पहला वोकैब का बैच है ये मेरा अन अकेडमी प्लस का। इसमें मैं आपको ईडीएम फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब, रूट वर्ड्स के थ्रू वोकैब, नेमोनिक्स के थ्रू वोकैब और वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये कराऊंगा, ठीक है जी। 19 मई यानी आज से शुरू हो रहा है। जिन लोगों को भी सब्सक्रिप्शन लेना हो वो AVS10 कोड लगा के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, नहीं तो एटलीस्ट अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हैं। जिनको भी लगता है ठीक ठाक पढ़ा लेता हूं मैं, अपने दोस्तों को रिकमेंड कर देना भाई। इसका लिंक मैं, ये वोकैब बैच का लिंक, अभी तक तो वो थ्योरी वाले बैच का लिंक शेयर करा था, वोकैब बैच का लिंक आज मैं इसमें कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है। एक बैच कल से मेरा चालू हुआ था थ्योरी वाला 18 मई को, जिसके अंदर ग्रामर, वोकैब, RC वैसे तो तीनों चीजें होंगी, लेकिन ग्रामर उसमें, वोकैब उसमें थोड़ी सी डिटेल में होगी। इसमें नाम के लिए, उसमें मेनली है डिटेल में। तो इसके अंदर नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और इसको डिटेल तक लेके जाएंगे। प्री टू मेंस का, बेसिक टू एडवांस का बैच है जी। प्रैक्टिस बैच जैसे अभी एक खत्म हुआ है, 18 को एक खत्म हुआ है, ऐसे प्रैक्टिस बैच और आते रहते हैं। जैसे वोकैब का खत्म होगा फिर प्रैक्टिस बैच आ जाएगा। तो आप अन अकेडमी पे अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको थ्योरी बैच मिल जाएगा मेरा, आपको मेरा वोकैब बैच मिल जाएगा, आपको मेरे 2 प्रैक्टिस बैच मिल जाएंगे। यानी लगभग ये 6 मंथ्स का कंटेंट है, जिसमें आपकी इंग्लिश कवर हो जाएगी एग्जैक्ट। थ्योरी भी आ गई इसके अंदर वोकैब भी आ गई, इसके अंदर प्रैक्टिस भी आ गई। तो जो भी इंटरेस्टेड हो, मिनिमम 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेना, ताकि आप मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जी सबका सिलेबस कवर कर पाओ। और मेरा कोड है AVS10। चलो जी, आ जाओ। आज अपने प्रोनाउन चैप्टर की लास्ट क्लास है, 3rd क्लास है, ठीक है। आइए जरा इसमें बताइए क्या एरर है। नोट्स कहाँ मिलेंगे बच्चे? हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही नोट्स का लिंक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो।
ये जो मेरी वीडियोस होती हैं इनके डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक ग्रुप का लिंक होता है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होता है, नोट्स का लिंक होता है, लॉन्गमैन डिक्शनरी का लिंक होता है। दुनिया जहान के आपके काम के लिंक्स हैं इसके नीचे। और ये जो क्लासेस होती हैं इनकी पीडीएफ डालता हूं बच्चे मैं टेलीग्राम पे, जहां से आप लिंक्स उठाते हो ना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां पे इसकी पीडीएफ डालता हूं क्लास होने के 5 मिनट बाद ही। आ जाओ जरा। ही कोशिश किया करो बच्चे, कोशिश किया करो कि आंसर ए बी सी कमेंट करने की बजाय ना ये बताया करो कि गलती क्या है। ए बी सी की बजाय ये बताया करो कि गलती क्या है। इसमें देखो जरा, ही इज वन ऑफ दोज, वह उनमें से एक है, वह उनमें से एक है जो अपनी जिंदगी कुर्बान कर देंगे कंट्री के प्रति डिसलॉयल होने की बजाय, कंट्री के लिए, कंट्री के प्रति गद्दार बनने की बजाय वो अपनी जान कुर्बान करना ज्यादा अच्छा समझेंगे। ये सेंटेंस का मतलब है। अब जरा ध्यान से देखना क्या कहना चाह रहा हूं। ही इज वन ऑफ दोज, वह उनमें से एक है, वह उनमें से एक है, किन में से, जो अपनी जान कुर्बान करना बेहतर समझेंगे देश के प्रति गद्दार होने से। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये जो आपने बात बताई है हु लगा के, ये जो आपने हु लगा के बात बताई है, किन के लिए बताइए, इस वन के लिए बताइए, किन दोज के लिए बताइए, दोज के लिए बताइए। वह उनमें से एक है, कैसे लोगों में से एक है जो अपनी जान कुर्बान कर देंगे देश के प्रति डिसलॉयल होने की बजाय। यानी ये जो बात आपने, जो ब्यौरा आपने दिया है, ये दोज के लिए दिया, यानी प्लूरल के लिए दिया है। और अगर प्लूरल के लिए दिया है तो यहां पे हिज लाइफ नहीं, यहां पे देयर लाइफ आएगा। कुछ बात आई समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? चलो जी नेक्स्ट पे आ जाइए। इसमें बताइए अब जरा क्या एरर है। हाँ जी, इसमें बताइए। नाउ इट हैज फाइनली डाउन्ड अपॉन हर, मतलब डाउन्ड अपॉन हर का मतलब अब उसे ये बात समझ में आई है, फाइनली अब जाके उसे ये बात समझ में आई है कि वन शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज विद हिज डिग्निटी, इंटेग्रिटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, कि किसी को अपनी डिग्निटी, इंटेग्रिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। यहां पे ये वन है सब्जेक्ट, और आपने पढ़ रखा होगा अगर वन सब्जेक्ट का काम करता है तो उसका पॉजेसिव केस हिज नहीं, उसका पॉजेसिव केस वंस हुआ करता है। ही के लिए हिज आता है, शी के लिए हर आता है, आई के लिए माई आता है, वी के लिए आर आता है, तो वन के लिए आता है जी वंस। यहाँ पे वंस डिग्निटी ये लिखना पड़ेगा आपको। चलो जी नेक्स्ट पे आ जाइए। इसमें बताइए जरा क्या एरर है। हाँ जी, इसमें बताइए जरा क्या एरर है। सी बहुत बच्चे मार्क कर रहे हैं, सी बहुत बच्चे मार्क कर रहे हैं। सी में क्या गलती लग रही है आपको? सी में क्या गलती लग रही है आपको? अगर अगर कोई काम पूरा कर चुका है, इफ समवन हैज फिनिश द वर्क, अगर कोई काम पूरा कर चुका है तो वो घर जा सकता है। अगर कोई काम पूरा कर चुका है तो वो घर जा सकता है। मे परमिशन के लिए यूज होता है, मे में क्या दिक्कत है? यू मे गो होम, तुम घर जा सकते हो। परमिशन के लिए मे यूज होता है, परमिशन देने के लिए कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। नो एरर था ये, नो एरर, नो एरर। बीच में एक आधे नो एरर भी आने चाहिए ताकि पता चले कि जबरदस्ती एरर निकालने की टेंडेंसी तो नहीं बन गई है तुमने कहीं। इसमें बताइए जरा, इसमें बताइए जरा। प्रीवियस ईयर है सवाल, अच्छा सवाल है, देखने की कोशिश करो जरा। हाँ जी, इसमें बताइए जरा। अब देखो, आपने पढ़ा होगा कि
दो से ज्यादा में से हर किसी की बात करनी हो ईच लगाते हैं, दो की बात करनी और कहना दोनों में से कोई नहीं तो फिर नीदर लगाते हैं, दो से ज्यादा में से कोई नहीं तो नन लगाते हैं, दो से ज्यादा में से कोई एक तो एनी लगाते हैं, लेकिन दो में से कोई एक कहना हो तो ईदर लगाते हैं, दो में से कोई एक कहना हो तो ईदर लगाते हैं। इन दोनों फोटोज में से, इन दोनों पिक्चर्स में से कोई भी एक ले लो, कोई भी एक ले सकते हो। तो यहां पे दो में से अगर सिलेक्ट करना, दो में से कोई एक कहना, तो उसके लिए वर्ड एनी नहीं, उसके लिए वर्ड ईदर है। अब यहां पे एक दो चीजें बच्चों को और गलत लग सकती हैं। बच्चों को डेपिक्ट वर्ब गलत लग सकती है। बच्चों को ऐसा लग सकता है सर ईदर के हिसाब से तो वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए। बात एकदम ठीक है, लेकिन ये भी तो देखो ईदर की वर्ब कौन सी है। ईदर की वर्ब भैया ये है, ये जो ईदर सब्जेक्ट बना ना, ये जो ईदर सब्जेक्ट बना, इसकी वर्ब ये वाली नहीं है, इसकी वर्ब है ये वाली इज, ये है इसकी ईदर के हिसाब की मेन वर्ब। अब यहां पे समझने की कोशिश करना, ये जो डेपिक्ट है ये आया विच के लिए और ये विच आया है पिक्चर्स के लिए, प्लूरल के लिए। अगर ये प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल ही आएगी, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे अगर रियल पिक्चर शब्द होता, असली पिक्चर, इन दोनों में से कोई भी एक पिक्चर जो डिपिक्ट करती हैं, ये जो पिक्चर्स जो हैं डिपिक्ट जो करती हैं, ये जो पिक्चर्स हैं जो दर्शाती हैं असलियत आजकल के पॉलिटिशियंस की, ये जो पिक्चर्स हैं जो दर्शाती हैं असलियत आजकल के पॉलिटिशियंस की, इनमें से कोई भी एक देखने योग्य है। तो यहां पे रियल पिक्चर होता तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन ये कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है। असली पिक्चर दिखाती है, असली पिक्चर्स दिखाती है, असली इनके रंगों को दिखाती है। प्लूरल में भी आप यूज कर सकते हो, कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है, लेकिन पिक्चर लिखा होता तो बेटर होता, पिक्चर लिखा होता तो बेहतर होता। कुछ बात आई समझ में? हाँ बच्चे, विच की जगह दैट भी आ सकता है यहाँ पे, क्योंकि इस नाउन से पहले दा लगा हुआ है। जब नाउन से पहले दा लगा होता है तो विच भी आ सकता है, दैट भी आ सकता है। नॉन लिविंग के केस में, लिविंग के केस में हु भी आ सकता है और दैट भी आ सकता है। ठीक है, विच में कोई गलती नहीं है, यहाँ पे गलती इधर वाली थी बस। नेक्स्ट पे आ जाइए। कोशिश मेरी यही रहती है कि सिर्फ आपको आंसर बताने के अलावा आपके दिमाग में और जो एक दो चीजें आ सकती हैं वो भी क्लियर कर दूं। इसमें बताइए जरा क्या एरर है। यू से इट्स योर प्रॉब्लम्स, तुम कहते हो कि तुम्हारी समस्याएं, तुम कहते हो कि तुम्हारी समस्याएं, लेकिन मैं कहता हूं ये मेरी भी है। अब यहां पे यू से दैट इट इज योर प्रॉब्लम्स। अब एक चीज समझना, यहां पे बच्चे ये एस नहीं आएगा, ये सॉरी टाइपिंग एरर है, ये टाइपिंग एरर है। यू से इट इज योर प्रॉब्लम, यू से इट इज योर प्रॉब्लम, तुम कहते हो कि ये तुम्हारी समस्या है, तुम कहते हो तुम्हारी समस्या है, लेकिन ये मैं कहता हूं ये मेरी भी है। अब ये जो इट अपोस्ट्रोफी एस होता है ये बेसिकली इट इज होता है। यू से और यहां पे एक दैट कंजंक्शन अंडरस्टूड है, पहले पढ़ा चुका हूं आपको, डाउट डिस्कशन वाली जो सीरीज चलाई थी उसमें बात आपको समझाई थी मैंने। यदि किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट एक क्लॉज बनना और उसे जोड़ने वाली कंजंक्शन दैट हो, जिसकी हिंदी की होती ना, तुम कहते हो की, तो इस कंजंक्शन को आप ड्रॉप कर सकते हो, लिख दोगे तो भी ठीक है, ना लिख दोगे तो भी ठीक है। यहां दैट लिखा होता तो भी ठीक होता, ना लिखा होता तो भी ठीक होता, ये अंडरस्टूड है। यू से दैट, तुम कहते हो कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं कहता हूं कि ये मेरी प्रॉब्लम भी है। अब यहां पे फिर से इट इज आया, तो आपने बेसिकली लिख रखा है इट इज माई, आपने लिख रखा है इट इज माई। और अगर आपने एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां पे आपने ये चीज देखी होगी कि ये जो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं ना, ये जो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं ये कभी भी कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम नहीं कर सकते। ये जो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं कभी भी कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम नहीं कर सकते, आपको इसकी जगह पे प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। इट इज माई प्रॉब्लम ऑल्सो, इट इज माई प्रॉब्लम ऑल्सो। प्रॉब्लम पे आपका पोजेशन भी बनाना है ना, प्रॉब्लम पे आपका पोजेशन भी बनाना है, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि तुम कहते हो कि इट इज योर प्रॉब्लम, बट आई से इट इज माई प्रॉब्लम ऑल्सो। तो माई प्रॉब्लम कहना है तो यहाँ पे माइन वर्ड का यूज होगा। कुछ आई बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? चलो जी नेक्स्ट पे आ जाओ। ये आपने ये एग्जांपल से देखो, ये वाली जो बातें जो अभी मैंने बोली ना, ये आपने ऐसे एग्जांपल से पढ़ी होंगी कि दिस कार इज माई, दिस कार इज माई,
दिस कार इज माई, ये कहना गलत हो जाएगा, दिस कार इज माइन कहना पड़ेगा आपको। ये जो पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं, माई होता है या फिर अपना हर हो गया, या फिर ये दिस को एज ए कॉम्प्लीमेंट यूज कर लेना, इनको ऐसे कॉम्प्लीमेंट यूज मत किया करो, इनकी जगह पे पजेसिव वगैरह आप यूज कर लिया करो। पजेसिव वाले जो हैं, दिस नहीं सॉरी, पजेसिव वाले जो हैं, यानी माई हो गया, हर हो गया, आर हो गया, दिस कार इज आर कहना गलत हो जाएगा, दिस कार इज आर्स को देयर कहना, दिस कार इज देयर कहना गलत हो जाएगा, दिस कार इज देयर्स कर लो। तो पजेसिव प्रोनाउन का यूज किया करो यहाँ पे, ना कि पजेसिव एडजेक्टिव का। इसमें बताओ जरा क्या आएगा। हाँ जी, उसकी माँ ने वादा किया है, उसकी माँ ने वादा किया है उसे उसे कुछ भी दिलाने का जो वो चाहती। उसकी माँ ने वादा किया है कि वो उसे कुछ भी दिला देंगे जो वो चाहती है, अगर वो एग्जाम पास कर दे, अगर वो एग्जाम पास कर दे। तो आपने पढ़ा होगा, ये वर्ड तब आता है जब पीछे कोई एंटीसेडेंट ना हो, ये वर्ड तब आता है जब पीछे कोई एंटीसेडेंट ना हो। आपने अगर इसको ग्रामर से पढ़ा है भैया, कॉन्सेप्ट से पढ़ा है, तो आपको पता होगा ये जो हु होता है, हुम होता है, ये जो हु है, हुम है, विच है, दैट है, ये बनाते हैं भैया एडजेक्टिवल क्लॉज, ये एडजेक्टिवल क्लॉज बनाते हैं। यानी ये तब लगते हैं जब किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना हो। दे रिवार्डेड द मैन हु सेव्ड द ड्राउनिंग चाइल्ड, एक नाउन को डिस्क्राइब करना हो, एक नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाला क्लॉज लिखना हो, तब तो ये वाले रिलेटिव प्रोनाउन लगते हैं। लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्टिवल क्लॉज बनाना हो, जैसे जैसे आई लाइक वट यू सेड, आई लाइक वट यू सेड, तो लाइक वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाना है, नाउन क्लॉज बनाना हो, नाउन क्लॉज बनाना हो, तब आप वट का यूज करते हो। अब अगर आप यहां पे देखोगे, यहां पे देखोगे तो उसकी मां ने वादा किया उसे कुछ भी देने का, कुछ भी देने का, कुछ भी क्या, जो उसे चाहिए, जो भी उसे चाहिए। तो यहाँ पे एनीथिंग प्रोनाउन का डिस्क्रिप्शन है, यानी यहाँ पे नाउन क्लॉज नहीं, आपको एक एडजेक्टिवल क्लॉज की जरूरत है। तो एडजेक्टिवल क्लॉज वर्ड से नहीं बनेगा, वो बनेगा यहाँ पे दैट से। आपने पढ़ रखा होगा एनीथिंग, एवरीथिंग, ऑल, नन, बोथ, ये शब्द जब आते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा लगता है, दैट लगता है। कुछ याद आया? हाँ जी, कुछ याद आया? उसकी माँ ने प्रॉमिस किया था कि वो उसे कुछ भी दिला देंगी, कुछ भी दिला देंगी जो उसे चाहिए, जो भी वो चाहती है वो कुछ भी दिला देंगी अगर वो इस एग्जामिनेशन को पास कर दे। नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताइए जरा क्या आएगा। बच्चे जब ये वर्ड आते हैं ना, जब ये वर्ड आते हैं एनीथिंग, एवरीथिंग, नन, ऑल, बोथ, तब वहां पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन लगता है। हाँ बच्चे, दैट ड्रॉप भी हो सकता है, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। अगर रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह से काम करता है तो उसको ड्रॉप भी कर सकते हो, लेकिन एक वर्ड हटा रहे हो तो दूसरा वर्ड लिखना प्रेफर करना। अगर एक शब्द को आप हटा रहे हो तो दूसरा वर्ड लिखना प्रेफर करना। इसको मैं तो ब्रेक कर दूंगा बच्चे, मैं तो ब्रेक कर दूंगा, लेकिन आप समझ पाओगे कि नहीं समझ पाओगे थोड़ा वो सोच लेना। जो ब्रेक ब्रेक चिल्ला रहा है, मैं तो ब्रेक कर दूंगा। अब ये मदर यहाँ पर सब्जेक्ट है, हर ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, प्रॉमिस्ड यहाँ पर मेन वर्ब है, ये टू गिव ये प्रॉमिस्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये सेमी वर्ब है, अर्ध वर्ब है, इसलिए इसने अपना एक ऑब्जेक्ट रख लिया। और ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब से बना हुआ सेमी वर्ब था। ये जो इन्फिनिटिव था ये खुद भले ही ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये सेमी वर्ब है, अर्ध वर्ब है। वर्ब होते ही सेमी वर्ब होते हैं, इन्फिनिटिव जेरेंट पार्टिसिपल, और वो भी डाई ट्रांजिटिव वर्ब से बना हुआ। तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटिव का, और ये एनीथिंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटिव का। और ये जो दैट है, ये जो दैट है, ये ऑब्जेक्ट है इस वांट्स वर्ब का, और ये शी सब्जेक्ट है। और ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा एडजेक्टिवल क्लॉज है एनीथिंग को डिस्क्राइब करने के लिए। इफ आपका कंजंक्शन है, शी आपका सब्जेक्ट है,
पासिस यहाँ पर वर्ब है, इन प्रीपोजिशन है और एग्जामिनेशन इसका ऑब्जेक्ट है। हालांकि पास जो वर्ब होती है इसको सीधा यूज करते हैं, ट्रांजिटिवली ज्यादा प्रेफर करी जाती है। इफ शी पासिस द एग्जामिनेशन ज्यादा बढ़िया यूज होता है, लेकिन इन भी गलत नहीं होता, कोशिश करना इन हटाने का। अगर आपके पास कभी चॉइस आए तो बिना इनके लिखना, पास को ट्रांजिटिवली ही यूज करना, लेकिन इसके अंदर कोई और एरर था तो अपन ने इसको चला दिया। ये है बच्चे ग्रामर, ये है ग्रामर। और मैं क्लास में पढ़ाता हूं बच्चे ऐसे, मैं पढ़ाता हूं ऐसे, एक एक चीज को ब्रेक करके एक्सप्लेन करके। तो जिस बच्चे को ना समझ में आई हो, पहले वाले तरीके से समझ में आ गया हो तो ठीक है, इतना लोड लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये बहुत डेप्थ में जाने के बाद ये चीजें करनी आती हैं। हाँ जी, इसमें बताइए। सूरज कुमार, मिल गया तुम्हारा प्रणाम बच्चे। कितनी बार मैसेज करोगे? अगर मैं ऐसे हर बच्चे का प्रणाम का जवाब देने लगूंगा फिर क्लास कैसे लूंगा? बच्चे समझ जाया करना, ऐसे तंग नहीं किया करते। चलो जी, ही वॉजंट अवेयर ऑफ द थिंग्स एंड द पीपल। वो अवेयर नहीं था उन चीजों के बारे में और उन लोगों के बारे में जिन्होंने उसे घेर रखा था। जिन्होंने उसे घेर रखा था उन लोगों और उन चीजों के बारे में वो अवेयर नहीं था। अब अगर आपको याद हो, थिंग्स के लिए तो विच आता है और पीपल के लिए हु आता है। हु लगा दूंगा तो थिंग्स के हिसाब से गलत हो जाएगा, विच लगा दूंगा तो पीपल के हिसाब से गलत हो जाएगा। ऐसा कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन है जो एनिमल्स के लिए और लिविंग एनिमल्स के लिए और ह्यूमन बीइंग हो, चाहे थिंग्स हो और ह्यूमन बीइंग्स हो, दोनों को रेफर कर दे? ऐसा कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन है? ऐसा कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन है जो दोनों के लिए आ सकता है? वो आ सकता है जी दैट। दैट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो दोनों को रेफर कर सकता है। लिविंग, नॉन लिविंग, लिविंग प्लस एनिमल के कॉम्बो को रेफर करने वाला केवल एक ही रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका नाम है दैट। पढ़ी पढ़ाई चीजें गलत कर रहे हो, पढ़ी पढ़ाई चीजें गलत कर रहे हो। ये सारी चीजें तुमने पढ़ रखी है भैया, अपने नोट्स रिवाइज कर लो। मैं पहले बता रहा हूं, देखो कभी ना कभी तो ये कोरोना काल खत्म होगा, कभी ना कभी तो खत्म होगा। 2 महीने, 5 महीने, 7 महीने, 1 साल, कभी ना कभी तो खत्म होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि जीवन भर ये चलता रहेगा। मैं रहूं, तुम रहो, ना रहो, एक आधा हम में से ना रहे, कल मैं ना रहूं, तुम ना रहो, हो सकता है, लेकिन कभी तो ये तो कोरोना तो सारी जिंदगी नहीं रहेगा, सब कुछ हमेशा नहीं रहता। तो ये भी हटेगा, चीजें ठीक भी होंगी, पेपर भी होगा। तब ये डिपेंडेंट होगा कि आज आपकी तैयारी किस लेवल पे है। हो सकता है कि आज आप मैथ्स इंग्लिश दोनों में 180 प्लस मार्क कर रहे हो, लेकिन उस दिन तक आप इतने ढीले पड़ गए कि आपको 130 लाने में पानी आ गया। और एक ऐसा बच्चा था जो आज 130 पे था और वो 180 तक पहुंच गए। तो भैया अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो। विच नहीं आ सकता बच्चे, कृष्ण देव दत्ता। बच्चे सुनते हैं, जब टीचर बोलता है तो सुनना चाहिए, जब टीचर बोल रहा होता है तो सुनना चाहिए। विच लगता है एनिमल्स के लिए और थिंग्स के लिए, हु हुम लगते हैं इंसानों के लिए। दोनों को इकट्ठा रेफर करने का काम ना विच के बस का ना हु हुम के बस का, ये केवल दैट के बस का है। इसमें बताइए जरा। श्रवण कुमार, सब खिचड़ी हो गया बच्चे तुम्हारा, दोबारा पढ़ लो सारा, सब तुम्हारा दही हो गया। क्लॉजेस के लिए विच बताया था, वो तुम दैट में घुसा दिया तुमने। बच्चे दोबारा पढ़ लो, सब तुम्हारा वो कुकर की सिट्टी लग गई है, हो गया तुम्हारा काम। रिवाइज नहीं किया ना पीछे, बन गई खिचड़ी सारे की। अब यहां पे एवरीवन खुद ही एक प्रोनाउन है, सेक्शन नाउन आगे लिख दिया। यहाँ पे एवरीवन खुद ही एक प्रोनाउन है, उसके साथ नाउन लिख रखा है। तो यहाँ पे एक्चुअली एक प्रोनाउन नहीं, एडजेक्टिव की जरूरत थी। यहाँ पे एक एडजेक्टिव की जरूरत थी। तो या तो आप एवरी लिख लो, या तो आप एवरी लिख लो, या फिर आप ईच लिख लो, क्योंकि ये एवरीवन भी डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का होता है। तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का शब्द लिख लो, या तो आप एवरी लिख दो या ईच लिख दो, दोनों में से कोई भी लिख दो, सही हो जाएगा। एवरी लिख दीजिए चाहे ईच लिख दीजिए, दोनों में से कोई भी लिख दीजिए, सही हो जाएगा। बेटर यहाँ पे ईच रहेगा, बेटर यहाँ पे ईच रहेगा। एवरी को तब प्रेफर करते हैं जब रिपीटिशन की बात होती है, एवरी को तब प्रेफर करते हैं जब रिपीटिशन की बात होती है। अभी एक आगे सेंटेंस आएगा तब आपको समझाऊंगा। यहाँ पे प्रेफर करना अपना ईच को, लेकिन ग्रामेटिकली दोनों सही है। इसमें बताइए जरा, इसमें बताइए जरा।
रॉक्स राजा बच्चे बार बार कमेंट मत करिए। एंटोनिम सिनोनिम कैसे याद होते हैं इसके लिए मैंने वोकैब कैसे करें नाम से एक वीडियो बना रखी है, 2-3 दिन पहले ही बनाई थी, उसको देख लो। 20 मिनट की वीडियो है, आराम से उसको देख लो। ऐसे 50 बार कमेंट नहीं किया करते। सर वॉइस नरेशन की क्लास नहीं हो रही क्या अनअकैडमी पे? बच्चे 2 दिन से तो लगातार ले रहा हूं और आज भी क्लास है। अब तुम ही नहीं देखना चाहो तो क्या करूं? वेयर देर इज अ वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे। जहां चाह वहां राह। ढूंढने वाले तो भगवान तक को ढूंढ लेते हैं। रोज लिंक शेयर करता हूं, 20-20 बार बोलता हूं, टेलीग्राम पे लिंक डालता हूं, फेसबुक ग्रुप पे लिंक डालता हूं, दोनों क्लासों के रोज लिंक शेयर करता हूं कि तुम्हें ढूंढनी भी ना पड़े। चाहे तुम एक एडिटर हो या एक रिपोर्टर हो, ये तुम्हें बिठाता है, वो तुम्हें भगाता है। मतलब अगर अगर तुम एडिटर हो या रिपोर्टर हो, ये काम तुम्हें बिठाता है, वो काम तुम्हें भगाता है। अब अगर आपको याद हो अब अगर आपको याद हो, ये जो दिस होता है ना, ये अपने पास वाले को रेफर करता है, और ये जो दैट होता है ये दूर वाले को रेफर करता है। हाँ के ना? लेकिन अगर ऐसा कर दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि रिपोर्टर लोगों को तो फील्ड में काम करना पड़ता है, रिपोर्टर लोग भागते हैं और एडिटर लोग बैठ के काम करते हैं, तो मीनिंग गलत हो रहा है। तो ये याद है चेस और क्रिकेट वाला सेंटेंस करवाया था, अगर याद याद हो तो, इंडोर गेम आउटडोर गेम वाला। तो भैया ये दोनों इंटरचेंज करने पड़ेंगे आपको सही करने के लिए। यू मे बी अ रिपोर्टर और एन एडिटर, इनको पलटना पड़ेगा ताकि ये सही मीनिंग दे आपको। ए पार्ट में एरर है इसके। नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताइए जरा। हाँ जी बताइए। बहुत बढ़िया, शाबाश, एक नंबर, बहुत बढ़िया। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि बहुत ज्यादा सीवियर शॉर्टेज है हेल्थ पर्सनल की रूरल एरियाज में। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि बहुत ज्यादा गंभीर शॉर्टेज है हेल्थ पर्सनल की, यानी डॉक्टर नर्सों की, रूरल एरियाज में, जिसे जिसे जितना जल्दी हो सके टैकल किया जाना चाहिए, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए अर्जेंटली। किस पर ध्यान दिया जाना चाहिए? किस पर ध्यान दिया जाना चाहिए? किस पर ध्यान दिया जाना चाहिए? ये जो यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन लगाओगे, किस चीज के लिए लगा रहे हो? किस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है? इस कमी पर ध्यान देने की जरूरत है। ये जो शॉर्टेज है ना हर हेल्थ पर्सनल की, ये जो शॉर्टेज है हर हेल्थ पर्सनल की, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो ये कोई चीज है? ये कोई चीज है, और चीज को रेफर करने के लिए क्या लगाओगे? विच लगाओगे। चीज को रेफर करने के लिए क्या लगाओगे? विच लगाओगे। कुछ बात आई समझ में? यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने कहा था कि बहुत गंभीर शॉर्टेज है हेल्थ पर्सनल की रूरल एरियाज में, जिस पर जितना जल्दी हो सके, जिस पर अर्जेंटली ध्यान देने की जरूरत है। इस शॉर्टेज के लिए आया, इस शॉर्टेज पर ध्यान देने की जरूरत है। तो शॉर्टेज के लिए हु लगाओगे कि विच लगाओगे? अच्छा सवाल था ये। और जो लोग कह रहे हैं ना ऐसे सवाल आते भी हैं क्या, ऐसे सवाल आते भी हैं क्या, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करोगे मिल जाएगा आपको। हाँ जी, इसमें बताइए जरा। या तो ये 2017 का प्रीवियस ईयर है, या फिर ये बैंकिंग के क्लर्क का प्री का प्रीवियस ईयर है। दोनों में से एक जगह का है ये, जहां तक मुझे याद आ रहा है। हाँ जी, इसमें बताइए जरा। अब यहां पे कहना है प्राइवेट कंपनियां जिनके प्रॉफिट बढ़े हैं, जिनके प्रॉफिट बढ़े हैं तेल के दाम बढ़ने की वजह से, उन्हें उन्हें कुकिंग गैस पे यानी एलपीजी सिलेंडर वगैरह पे डिस्काउंट देना चाहिए। वो प्राइवेट कंपनियां जिनके प्रॉफिट बढ़ गए हैं, जिनके प्रॉफिट्स बढ़ गए हैं, जिनके मुनाफे बढ़ गए हैं तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण, तो उन्हें कुकिंग गैस पे डिस्काउंट दे देना चाहिए। तो अब यहाँ पे ये जो विच होता है ना, ये जो विच होता है, ये कोई पोजेशन नहीं बना सकता। अब यहां पे आपको पोजेशन बनाना है। काफी काफी बच्चों का आंसर आएगा कि हुज लिख देते हैं, यहां पे लिख देते हैं हुज। द
प्राइवेट कंपनीज हुज प्रॉफिट्स, वो प्राइवेट कंपनियां जिनके प्रॉफिट। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जो हु होता है ना, ये हुज जो होता है ये हु से बना है। ये जो आपका शब्द है, ये जो आपका शब्द है हुज, ये हु से बना है, और हु लगता है लिविंग बींग्स के लिए। तो यहां पे अगर आप हुज वर्ड का यूज करोगे, वो तो लिविंग बींग्स के लिए आता है, प्राइवेट कंपनियां कोई लिविंग बींग तो है नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। हालांकि मॉडर्न इंग्लिश में, हुज शब्द का यूज नॉन लिविंग चीजों के लिए भी अलाउड हो गया है। हालांकि मॉडर्न इंग्लिश में हुज का यूज आपको नॉन लिविंग के लिए होता हुआ दिखेगा, परंतु हम पुरानी ग्रामर पढ़ते हैं, प्योरिस्ट ग्रामर ही आती है पेपर में, तो हम इसको गलत ही मानेंगे। हम इसका ऑफ लगा के पोजीशन बनाएंगे। हम यहां पे लिखेंगे प्राइवेट कंपनीज द प्रॉफिट ऑफ विच, प्राइवेट कंपनीज द प्रॉफिट ऑफ विच, हम यहां पे लिखेंगे द प्रॉफिट ऑफ विच। अब यहां पे ऑफ विच लगाने से इस प्रॉफिट के ऊपर पोजीशन बन जाएगा प्राइवेट कंपनीज का। वो प्राइवेट कंपनियां द प्रॉफिट्स ऑफ विच, जिनके प्रॉफिट, द प्राइवेट कंपनीज द प्रॉफिट्स ऑफ विच, जिनके प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स ही रखना बच्चे, आगे वर्ब प्लूरल है, प्रॉफिट्स ही रखना। अगर आगे वर्ब प्लूरल दे रखी है तो प्रॉफिट्स ही रखना। यहां पे कहानी आई समझ में? चलो जी नेक्स्ट पे आ जाइए। इसमें बताइए जरा क्या एरर है। बजरंग पारिक, प्लीज स्पैम ना करें बच्चे, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप। अब देखो, फिर तुम कहोगे कि सर ये क्या हो रहा है, आप ऐसा क्यों बोलते हो। मैंने कहा था कि जो वीडियो में बनाऊंगा ना, जिसमें बताऊंगा कि फ्री प्रैक्टिस बैच आने वाला है, उसको मतलब हर जगह पहुंचा देना, मतलब उसकी इतनी पब्लिसिटी कर देना कि मैक्सिमम बच्चों को पता चल जाए। उस वीडियो के व्यूज 10,000 भी क्रॉस नहीं हुए, मतलब जिसमें अनाउंस करा है कि फ्री प्रैक्टिस बैच लेके आ रहा हूं। देखो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं कि आपको कंटेंट ऐसा दे दूं कि आपको लगे कि यार वाक्य में ये कंटेंट ऐसा था जो फ्री के लायक नहीं था, ये पेड के लायक कंटेंट था। मैंने कहा उस वीडियो को शेयर कर दो, नहीं। अभी अगर मैं माँ कसम दे दूं ना, जैसे अनअकैडमी पे तो पोल का ऑप्शन होता है, तुम्हें पता है ये जितने वीडियो देख रहे हैं ना, इसके अंदर से 10% तो बहुत बड़ा अमाउंट बोल रहा हूं मैं, 10% लोग भी शेयर नहीं करते, 10% भी। अब बच्चे देखो आपकी मर्जी है, आपको ठीक लगे तो कर दिया करो, लेकिन इससे टीचर भी डीमोरलाइज होता है कि पहली वीडियो है उस पे व्यूज आएंगे 5,000, दूसरी पे 3,000, फिर 2,000, फिर वही सब करना है तो बस ठीक है, फिर तो 1,000 व्यूज तो पेपर पे भी आ रहे थे, वही चलने देते हैं, इसमें क्यों मेरा दिमाग खराब होता है। ये सेंटेंस छाटो, इनको देखो, इतने क्यों मेहनत करनी है, प्रीवियस ईयर पेपर है, सीधे अपना टापते रहो, उसमें मुझे पढ़ना भी नहीं पड़ता, इजी सा पेपर होता है, वो सीधा अपना करा करो के नक्की करो। मैं भी क्यों इतना मत्था मारू, रोज देखूं, मेहनत करूं बगैर मतलब का। देखो यार आपकी मर्जी है। अब थोड़ा सा मैं भी कई बार ठीक नहीं लगता, अंदर से ठीक नहीं लगता भाई। चलो जी इसमें बताओ जरा। अरविंद और श्याम ने डिसाइड करा था कि वो एक मूवी देखने जाएंगे शाम को। अरविंद और श्याम ने डिसाइड करा था कि मूवी देखने जाएंगे शाम को, लेकिन मैं जानता हूं दोनों नहीं जाएंगे, क्योंकि दोनों के दोनों ही क्लोज फिस्टेड हैं, दोनों के दोनों ही बड़े कंजूस हैं, दोनों के दोनों ही बड़े कंजूस हैं। अब यहां पे ये जो बोथ वर्ड है, आपने पढ़ रखा होगा, बोथ कभी नेगेटिव में नहीं आता। पढ़ा है ये वाला सेंटेंस, ये वाला रूल पढ़ा होगा कि बोथ का कभी भी नेगेटिव क्लॉजेज में यूज नहीं होता, बोथ का यूज कभी भी नेगेटिव क्लॉजेज में नहीं होता, बोथ को नेगेटिव क्लॉजेज में यूज नहीं करते। कुछ याद आया? हाँ जी, कुछ याद आया? तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा नीदर में। तो आप ये बोथ भी हटा दो और ये नॉट भी हटा दो, इससे पहले यहां पे सब्जेक्ट के रूप में नीदर का यूज करो। नेक्स्ट पे आ जाओ, इसमें बताइए जरा।
भूलो तो गई बच्चे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूलो तो गई ना। और इनमें से एक भी ऐसी चीज हो जो आपने ना पढ़ रखी हो तो मुझे बता दो। कि अगर एक ह्यूमन बीइंग और एक चीज को रेफर करना होगा, दोनों को इकट्ठा रेफर करना होगा तो दैट आएगा, पूरे क्लॉज को रेफर करना होगा तो विच आएगा, पहले एंटीसेडेंट दे रखा होगा तो दैट आएगा, बिना एंटीसेडेंट के नाउन क्लॉज बनाना होगा तो व्हाट आएगा। सारी बातें पढ़ा रखी हैं, सारी बातें आपको यहीं फ्री में ही यहीं यहीं प्रोनाउन चैप्टर में सब बातें पढ़ा रखी हैं। भैया रिवाइज नहीं करोगे तो भूलोगे ही ऐसे ही। अब आपने पढ़ रखा होगा ये जो वर्ड होते हैं एज वेल एज, टुगेदर विद, अलोंग विद, ये सारे के सारे प्रीपोजिशनल फ्रेजेस की तरह से काम करते हैं, यानी सब्जेक्ट की तरह से काम करेगा सिर्फ पायल। तो अगर सब्जेक्ट की तरह से सिर्फ पायल काम करेगा तो उसके उसके साथ उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देमसेल्व्स नहीं हरसेल्फ आएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए। इसमें बताइए जरा। अब ये तो चमक चमक के खुद ही बता रहा है मेरे अंदर क्या एरर है। ये तो डिस्को डांस करके बता रहा है, कम से कम इसको तो बता दो सही सही। ये तो डिस्को डांस करके बता रहा तुम्हें। हाँ जी, याद है 231 123? कुछ याद आ रहा है? 231 123। अगर सॉरी गिल्ट वाला सेंटेंस हो तो 123 का यूज किया करो, वरना 231 का यूज किया करो। अब यहाँ पे सॉरी गिल्ट वाला सेंटेंस है तो यहाँ पे क्या है 123 लगेगा, यानी पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, यानी पहले आई आएगा, फिर यू आएगा एंड ही आएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए। इसमें बताओ जरा क्या एरर है। एक वो कौन से डिटर्जेंट की ऐड आया करती थी पता नहीं, ये नई भरोसा वही, सोच नई भरोसा वही, ऐसे कुछ करके ऐड आती थी। एरर बिल्कुल टुच्चा है, एरर बिल्कुल टुच्चा है, लेकिन सेंटेंस की कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे बना दी है। एरर बिल्कुल टुच्चा है ये। इस सेंटेंस का मतलब देखो, आई एम येट टू कम अक्रॉस, आई एम येट टू कम अक्रॉस मतलब मैं आज तक कभी ऐसे दो लोगों से मिला नहीं हूं। मैं अभी तक अपने जीवन में ऐसे दो लोगों से मिला नहीं हूं जो जो तुले हुए हो। बेंट ऑन मतलब किसी चीज को लेकर डिटरमिन्ड होना, बहुत ज्यादा किसी काम के पीछे पड़े होना। वो जो तुले हुए हों एक दूसरे की जिंदगी मिजरेबल बनाने में, जो इतने तुले हुए हों एक दूसरे की मिजरेबल जिंदगी मिजरेबल बनाने में जितने ये तुले हुए हैं। मतलब दो मियां बीवी हैं मान लो, ठीक है, सारा दिन लड़ते रहते हैं, सारा दिन लड़ते रहते हैं, तो आप उनको देख के क्या कह रहे हो कि भैया मैं आज तक कभी ऐसे दो लोगों से नहीं मिला, मैं जीवन में अभी तक ऐसे दो लोगों से नहीं मिला जो उतने तुले हुए हों एक दूसरे की जिंदगी झंड करने में जितने ये तुले हुए। तो यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है, तो आपने पढ़ रखा होगा दो लोगों के लिए ईच अदर आता है, दो से ज्यादा के लिए वन अनदर आता है, ये आपने पढ़ रखा होगा। हालांकि यहाँ पे जो मुझसे पढ़े हैं मैंने उनको एक बात और बता रखी है, ये लाइफ नाउन है, ये पॉजेसिव केस में कोई दिक्कत नहीं, पॉजेसिव तो आएगा ही आएगा। ईच अदर से काम नहीं चलेगा, ईच अदर्स लिखना पड़ेगा आगे, लाइफ नाउन पे पोजेशन बनाना, ईच अदर्स लाइफ लिखोगे। यहां पे मैंने आपको एक बात और बता रखी है अगर आपको याद हो तो, ईच अदर और वन अनदर लगता है दो, ईच अदर लगता है दो के लिए और वन अनदर लगता है दो से ज्यादा के लिए। मॉडर्न इंग्लिश में ये दोनों सिनोनिम होते हैं, मॉडर्न इंग्लिश में ये दोनों सिनोनिम होते हैं। आप डिक्शनरी में ईच अदर टाइप करोगे आपको उसके एग्जांपल्स में ऐसा एग्जांपल मिल जाएगा जहां वो दो से ज्यादा के लिए लगता है। वन अनदर जब आप डिक्शनरी में टाइप करोगे, लॉन्गमैन में जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें वन अनदर टाइप करोगे तो आपको ऐसा भी एग्जांपल मिल जाएगा जिसमें दो के लिए वन अनदर लगा रखा है। तो मॉडर्न इंग्लिश में ये दोनों सिनोनिम हो गए, ईच अदर दो के लिए लगाओ, दो से ज्यादा के लिए लगाओ, छुट्टी है आपकी। वन अनदर दो के लिए लगाओ, दो से ज्यादा के लिए लगाओ, छुट्टी है आपकी। परंतु हम पढ़ते हैं पुरानी ग्रामर। अब सर मुझे क्या पता चलेगा कब एरर मार्क करूं, कब मैं मॉडर्न इंग्लिश का मानूं इसको? भैया सेंटेंस में अगर कोई और एरर आपको दिखे, सेंटेंस में अगर कोई और एरर आपको दिखे तो इसको मत मार्क करना, इसको वीक एरर मान के छोड़ देना। लेकिन अगर कोई और एरर ना दिखे तो समझ जाना वो तुमसे यही एरर मार्क कराना चाह रहा है। याद रखना इस बात को, याद रखना इस बात को। इस पे आ जाइए। बच्चे कोरोना केसेस जब कंट्रोल में आएंगे तभी सीजर का पेपर होगा, अभी कम से कम 3-4 महीने मान के चलो नहीं होगा।
तब तक अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। बच्चे बार बार मुझसे पूछते हैं सीजीएल कब होगा, सीजीएल कब होगा। बच्चे हो सकता है कि 6 महीने भी ना हो, लेकिन अगर मैं ये कह दूंगा, सब टीचर ये कहना शुरू कर देंगे कि 6 महीने नहीं होगा, 6 महीने नहीं होगा, तो तुम्हारी तैयारी का भट्ठा बैठ जाएगा। जिस दिन से नोटिफिकेशन आई है सीजीएल पोस्टपोन हो गया, मुझे बता दो तुम्हारी तैयारी पहले की 10% भी बची है क्या? पहले जितना पढ़ लेते थे उसकी 10% भी बची है क्या तुम्हारी तैयारी? आज जब पेपर की डेट तुम्हारे सामने थी, उस दिन की तैयारी, उससे पिछले दिन जो तैयारी कर रहे थे और अब जो तैयारी कर रहे हो, तुम बता दो उसकी 10% भी पढ़ पा रहे हो? तो इसीलिए बच्चे जब बार बार पूछते हैं पेपर कब होगा, पेपर कब होगा, पेपर कब होगा, मैं कहता हूं कोई पता नहीं, हो सकता है कि 1 महीने बाद ही हो जाए, ताकि आप जुनून से पढ़ते रहो, लगातार लगे रहो। और जो भी ऐसे बच्चे हैं, सर पेपर जब से पोस्टपोन की न्यूज सुनी है, नहीं मेरे से तैयारी हो रही, पढ़ा नहीं जा रहा, क्या करूं? एक वीडियो बनाई थी भाई अभी 2 हफ्ते पहले, सर पेपर पोस्टपोन होने के बाद से पढ़ाई नहीं हो रही, क्या करूं? भाई वाली सलाहें दे रखी, उस वीडियो को देख लेना। आपको पढ़ाया था मैंने कि कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता, जैसे कीप है, मूव है, टर्न है, रिमेन है, हाइड है, ये ऐसी वर्ब है जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता। तो यहाँ पे कीप आवरसेल्व्स फिट नहीं कीप फिट आएगा, कीप आवरसेल्व्स फिट नहीं कीप फिट आएगा। अब यहाँ पे सुनने बोलने में आपको अजीब लगेगा, सुनने बोलने में आपको अजीब लगेगा, सुनने बोलने में आपको अजीब लगेगा, लेकिन कीप फिट एकदम सही है। ये बेसिकली कीप यहाँ पे लिंकिंग वर्ब की तरह से काम कर रहा है, टू बी फिट जैसा है। वी मस्ट डू रेगुलर एक्सरसाइजेस टू बी फिट, टू रिमेन फिट, ऐसा मीनिंग है इसका। आपको कीप फिट अजीब लग रहा होगा, लेकिन अगर आप अपने दिमाग में ये बात बिठाओ कि कीप यहाँ पर लिंकिंग वर्ब की तरह से काम कर रहा है, टू बी फिट मीनिंग है इसका, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आरसेल्स यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि लिंकिंग वर्ब में कोई एक्शन रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, इसलिए उसका कोई रिसीवर नहीं होता, इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी नहीं आते। तो यहाँ पे सीधा एडजेक्टिव आएगा, क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब की तरह से काम करेगा। यहाँ पे ये जो इन्फिनेटिव है लिंकिंग वर्ब से बना हुआ है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे सीधा एडजेक्टिव आएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए। दोबारा चेक कर लेना एसएससी फॉर यू, दोबारा चेक कर लेना, और अगर ये दे रखा हो तो उसका आंसर चेंज कर लेना। एक काम करना, अगर आपको देखना हो तो कीप वर्ब को डिक्शनरी में टाइप करना, कीप वर्ब को डिक्शनरी में टाइप कर लेना, कीप वर्ब को डिक्शनरी में टाइप कर लेना। सेंटेंस आपको मिलेगा, वी हडल्ड अराउंड द फायर, वी हडल्ड अराउंड द फायर टू कीप वार्म, ना कि टू कीप आवरसेल्व्स वार्म, लिखा मिलेगा आपको एग्जाम्पल में, ध्यान से देखना, आपको डिक्शनरी में मिल जाएगा। अगर इसका उल्टा कुछ दे रखा है, नो एरर वगैरह दे रखा है, तो काट के उसका आंसर चेंज कर लो। हाँ जी, इसमें बताइए जरा। द हीरोइन प्रिटेंड हरसेल्फ टू बी इनसेन, हीरोइन प्रिटेंड करती है कि वो पागल है। यहाँ पे प्रिटेंड भी उसी टाइप की वर्ब है, तो यहाँ पे प्रिटेंड टू बी इनसेन लिखोगे। प्रिटेंड व्हाट? प्रिटेंड टू बी इनसेन। जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल गया तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्यों लिखोगे जबरदस्ती का? प्रिटेंड व्हाट? प्रिटेंड टू बी इनसेन। जब ये ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा? ये टू बी शब्द करेगा, टू बी इनसेन बनेगा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हरसेल्फ क्यों लगाओगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। ये तो वही बात होगी, ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, और आगे हिज वाइफ भी लिख दें, तो ही किसको इंट्रोड्यूस किया भैया? उसने इंट्रोड्यूस किया अपनी वाइफ को। हिमसेल्फ और हिज वाइफ क्यों लिखोगे दोनों इकट्ठे? जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे टू बी इंसेन क्या प्रिटेंड करती है? वो प्रिटेंड करती है पागल होना। जब ये ऑब्जेक्ट मिल गया तो हरसेल्फ क्यों लिखूं यहाँ पे? नेक्स्ट पे आ जाइए। हीरोइन यहाँ पे बच्चे सिंगुलर है तो प्रिटेंड ही तो आएगा, प्रिटेंड कैसे आ जाएगा? सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। सुमित जांगड़ा क्या कर रहे हो? ही के साथ गो आता है कि गोज आता है?
ये जो पांचों भाई हैं हमेशा डैगर्स ड्रॉन रहते हैं, मतलब एट डैगर्स ड्रॉन ईडियम का मतलब होता है एक दूसरे से अनफ्रेंडली मैनर में होना, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होना, हमेशा एक दूसरे से अनफ्रेंडली रहते हैं, ये एक दूसरे के शत्रु बन गए हैं बिल्कुल। इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि ये उनकी डिग्निटी से नीचे है एक दूसरे से बात करना। अब पांच भाइयों की बात करें तो ईच अदर लगाओगे कि वन अनदर लगाओगे? नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताओ जरा। इसमें बताइए जरा क्या आएगा। चीजें सुधरेंगी नहीं, थिंग्स विल नॉट इम्प्रूव, चीजें सुधरेंगी नहीं अगर तुम खुद ध्यान नहीं दोगे उन पे, अगर तुम खुद उन पे ध्यान नहीं दोगे, अगर तुम खुद उनको तवज्जो नहीं दोगे। अब यहाँ पे क्या नहीं सुधरेगा? चीजें नहीं सुधरेगा, चीजें नहीं सुधरेंगी अगर तुम उन पे ध्यान नहीं दोगे। तो यहाँ पे जो प्रोनाउन आना था ये चीजों के लिए आना था, और चीजें अगर प्लूरल हैं तो प्रोनाउन भी प्लूरल आएगा, यहाँ पे देम आएगा, इट नहीं आएगा। योर सेल्फ में कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला एम्फेटिक प्रोनाउन है, ये वाला योर सेल्फ एम्फेटिक प्रोनाउन है। अगर तुम खुद ध्यान नहीं दोगे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इतनी छोटी सी चीज की प्लूरल के लिए देम आता है, प्लूरल के लिए सिंगुलर नहीं प्रोनाउन। अगर मान लो 4-5 बैग्स पड़े हैं तो उनके लिए इट लगाओगे कि दे लगाओगे? 5-10 लेटर्स पढ़े हैं तो क्या बोलोगे? इट वॉज सेंट बोलोगे कि दे वर सेंट बाय राजेश बोलोगे? बिल्कुल टुच्चा सा कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन सेंटेंस जैसे नया लिख दिया जाता है बच्चा उसमें कंफ्यूज हो जाता है। यही चीजें चेक करा रहा हूं। इस प्रैक्टिस बैच का मकसद यही है कि छोटी छोटी चीजें जो होती हैं उनको नए सेंटेंस के थ्रू जब पेश किया जाए तो तुम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। क्योंकि पेपर मेरे चाचा के लड़के ने नहीं बनाना कि सारे एरर वही आएंगे, प्लिंटू पैरामाउंट वाले, मिरर ऑफ कॉमन एज वाले। इट सिंगुलर है, देम उसका प्लूरल है। और काफी बच्चों के मन में यह भी कंफ्यूजन होता है, सर नॉन लिविंग के लिए दे और देम लग सकता है? हाँ भैया खूब लग सकता है, धड़ल्ले से लग सकता है। इसमें बताओ जरा। हाँ जी, इसमें बताइए। अब तुम्हें पता है एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का वर्ड है, एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का वर्ड है ना? तो एवरी के साथ प्लूरल चीज तो आएगी नहीं, एवरी बॉयज तो आएगा नहीं, एवरी बॉय आएगा। एवरी के साथ तो सिंगुलर चीज आएगी। अब यहाँ पे एक फ्लाइट है दिल्ली के लिए एक फ्लाइट है हर मंडे को, दिल्ली के लिए एक फ्लाइट है हर मंडे को। तो यहाँ पे क्या लिखें? एवरी मंडे लिखें, ईच मंडे लिखें? अब ये ईच एंड एवरी मंडेज इसमें प्लूरल कर रखा है, ये तो गलत हो गया, नो करेक्शन तो वैसे ही गलत हो गया, अदर मंडेज गलत हो गया। ग्रामेटिकली ये भी ठीक है, ग्रामेटिकली ये भी ठीक है, परंतु रिपीटिशन के लिए, फ्रीक्वेंसी को दिखाने के लिए एवरी प्रेफर किया जाता है। माई मदर गोज टू टेम्पल एवरी मंडे, रिपीटिशन को दिखाने के लिए एवरी को प्रेफर किया जाता है। इसलिए जब ये पेपर में आएगा तो ऑप्शन आप ए मार्क करके आओगे, रिपीटिशन को दिखाने के लिए एवरी को प्रेफर किया जाता है। जब पेपर में आए तो आप एवरी मार्क करके आओगे। ग्रामेटिकली ईच एकदम 100% सही है, परंतु ये पेपर का ही क्वेश्चन है इसलिए मैंने ऑप्शन भी ऐसे दिए। रिपीटिशन को दिखाने के लिए एवरी प्रेफर होता है। आई कुछ बात समझ में? चलो जी, जल्दी से ये 5 वोकैब हैं ये भी कर दो फटाक से। ये 5 वोकैब के वर्ड हैं, जल्दी से ये भी कर दो। पैथेटिक का सिनोनिम बता दो, पैथेटिक का सिनोनिम बता दो। अगर किसी कंडीशन पैथेटिक होती है, दयनीय होती है, इसका मतलब पिटिया है जिसपे, दयनीय स्थिति, बहुत बुरी स्थिति, पैथेटिक कंडीशन में होना, बहुत बुरी कंडीशन में होना, पिटीफुल स्टेट में होना। क्यूरियस उत्सुक, डल मतलब उदास, जिसमें कोई लश्चर ना हो, जिसमें कोई एक्साइटमेंट ना हो, इनसिग्निफिकेंट जिसकी कोई वैल्यू ना हो, तो इसका सिनोनिम आ जाएगा जी पिटीफुल। हिलेरियस का एंटोनिम बताइए, हिलेरियस का एंटोनिम, हिलेरियस का उल्टा,
हिलेरियस का मतलब होता है जिसकी वजह से खुशी आए। ब्लिथ का मतलब भी हैप्पीनेस होता है। ब्लिथ का एक और मतलब भी होता है। ब्लिथ का एक और मतलब भी होता है। ब्लिथ का एक तो मतलब हैप्पीनेस होता है और एक ब्लिथ का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज की परवाह किए बिना, किसी चीज की परवाह किए बिना कोई काम करना। हैप्पी आपको पता ही है, हैप्पीनेस मैरी माने भी हैप्पी होता है, इसका उल्टा हो जाएगा सैड। इसका उल्टा हो जाएगा जी सैड। नेक्स्ट पे जाइए। स्नेक इन द ग्रास। स्नेक इन द ग्रास का मतलब क्या होता है? स्नेक इन द ग्रास का मतलब क्या होता है? स्नेक इन द ग्रास इडियम का मतलब क्या होता है? बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते हैं, डिफिकल्ट टू फाइंड में और सीक्रेट एनी में। डिफिकल्ट टू फाइंड तो बच्चे कोई भी चीज हो सकती है, चाबी गुम गई तो वो भी डिफिकल्ट टू फाइंड हो सकती है, लेकिन स्नेक इन द ग्रास उसी के लिए यूज किया जाता है, ऐसी चीज के लिए जो आपका शत्रु हो, जो आपका एनिमी हो। तो यहाँ पे आप सीक्रेट एनिमी को टिक करोगे। आज के सेकंड लास्ट सवाल पे आइए, इसमें बताइए जरा। एक ऐसा पर्सन जो अपना देश छोड़ के चला जाता है दूसरी कंट्री में सेटल होने के लिए। एक ऐसा पर्सन जो अपना देश छोड़ के चला जाता है दूसरी कंट्री में सेटल होने के लिए। हाँ जी, इसको ऐसे याद कर लो, एक वर्ड है इमिग्रेंट। एक वर्ड है इमिग्रेंट। काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। देखो, जो मैं अपने आप को कैसे रटा रखा है वो आपको बता देता हूं। मैंने अपने आप को कैसे रटा रखा है वो आपको बता देता हूं। इमिग्रेंट और एमिग्रेंट में लोग कंफ्यूज होते हैं। देखो, ई से होता है एग्जिट, ई से होता है एग्जिट, ई से होता है एग्जिट, यानी ये अपना देश छोड़ के बाहर जाएगा। और आई से होता है इन, अंदर आना। आई से होता है इन, अंदर आना। तो इसका मतलब ये दूसरे देश से अपने यहां आएगा। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो। एक और तरीका देखो, एक और तरीका देखो। अपना देश तो इंडिया है। अच्छा, ई से इंग्लैंड, जो अपना देश छोड़ के इंग्लैंड चला जाए वो इमिग्रेंट, ये ई वाला। अच्छा, और जो बाहर से इंडिया आ जाए, आई फॉर इंडिया, वो इमिग्रेंट। समझ में आया? ऐसे करके आप याद कर सकते हो। इमिग्रेंट, एमिग्रेंट है बेसिकली, एमिग्रेंट जो अपना देश छोड़ के बाहर चला जाए। ये दो ट्रिक आपको बता दी है, दोनों में से किसी भी ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो। इनमें से कौन सा शब्द है जिसकी स्पेलिंग सही नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द है जिसकी स्पेलिंग सही नहीं है? आज का आखिरी सवाल है, बताइए, फिर अपना स्कोर कमेंट करना। एलिगेंट की स्पेलिंग सही है, फ्लैशी की स्पेलिंग सही है, फ्लेक्सिबल की स्पेलिंग सही है, पार्टिकल की स्पेलिंग गलत है। पार्टिकल की स्पेलिंग, सॉरी प्रैक्टिकल था, प्रैक्टिकल की स्पेलिंग गलत है। CL होगा लास्ट में। चलो जी, आप इतना अच्छा समझाते हो लेकिन आपके सब्सक्राइबर इतने कम क्यों हैं? कृष्णदेव दत्ता, ये तुम्हारी वजह से कम है बच्चे। अब मैं ऐसी चीजें करूंगा फिर तुम्हें गुस्सा आएगा, कसम लगा दूंगा फिर तुम्हें गुस्सा आएगा। अगर आपको मन से लगता है, एक छोटी सी बात कर रहा हूं, अगर आपको मेरे वीडियो से फायदा होता और ये आपके अंदर अंतरात्मा को, जमीर को पता है, और फिर भी आप अगर शेयर ना करो, तो बच्चे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बस सिंपल सी बात। जिसको लगता है जी हाँ मेरा फायदा होता है, हाँ इन वीडियो से मेरे स्कोर में इंप्रूवमेंट आती है, मैं कुछ सीखता हूं, जिसको मन से अंतरात्मा से पता है और फिर भी शेयर नहीं कर रहा, बच्चे फिर तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। अब तो कसम है, अब तो अपना देख लियो हिसाब किताब। अब मेरे पास यही इलाज बचा और कोई इलाज नहीं है भैया, ठीक है? तो भाई जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर कर दिया करो, अपना स्कोर कमेंट करो। मैं एक बार आपको बैचेस के बारे में दोबारा बता देता हूं। कंडीशन यही है, जिसको लगता है कि हाँ फायदा होता है सिर्फ वही शेयर करे, जिसको नहीं लगता कोई धक्का नहीं है। जिसको लगता है ये टाइम पास है तो कोई धक्का नहीं है 1% का भी। चलो जी, आज रात से एक वोकैब का बैच चालू हो रहा है मेरा अनअकैडमी पे, 19 तारीख से। बेसिकली अगर आप अनअकैडमी पे मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए क्या क्या कंटेंट है बता देता हूं। आप एक थ्योरी का बैच लगाएंगे 2 महीने का, एक वोकैब का बैच लगाएंगे ये 1 महीने का। प्रैक्टिस बैच है मेरे दो प्रैक्टिस बैच अवेलेबल हैं 1-1 महीने के, ये लगाएंगे आप। तो बेसिकली ये टोटल 5 महीने का कंटेंट अभी पढ़ा है, और जब तक आप ये पूरा करेंगे तब तक मैं एक वोकैब का बैच और ले आऊंगा जिसके अंदर डिफरेंट वर्ड्स होंगे।
तो आप ये टोटल 6 महीने का कंटेंट अगर आप कर लेंगे तो आपकी मोस्ट ऑफ द थिंग्स कवर अपने आप ही हो जाएंगे। मतलब प्रैक्टिस भी यही हो जाएगी, वोकैब भी यही हो जाएगी और अपना थ्योरी तो यहाँ होगी ही होगी। ये 6 महीने का कंटेंट अगर आप कवर कर लेंगे तो आपका ऑलमोस्ट सिलेबस अपने आप ही कवर हो जाएगा, आपके खुद के एफर्ट्स काफी कम हो जाएंगे। ठीक है जी, ये देख सकते हो आप ABS 10 मेरा कोड है। 19 मई यानी आज से वोकैब का बैच चालू हो रहा है और कल से चालू हुआ था ये 18 मई से थ्योरी का बैच, जिसके अंदर मैं बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करी मैंने। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, यहां से आज इसकी सेकंड क्लास ले रहा हूं। कल मैंने सिर्फ इतना बताया था कि नाउन सब्जेक्ट का काम करता, ऑब्जेक्ट का काम करता, ये सब। ठीक है, अभी वोकैब वाले बैच का लिंक मैं अपने कमेंट में पिन कर रहा हूं, जितना हो सके भाई प्लीज शेयर कर दिया करो। ठीक है, आज के लिए गुड नाइट, मिलेंगे कल। और रात को 10 बजे वाली क्लास है भाई, वॉइस नरेशन की प्रैक्टिस करा रहा हूं जिसमें मेंस की, वो आज भी है, लिंक मैंने शेयर कर दिया था, वहां से